Hello everyone, welcome back to Learn Philosophy with श्रेष्ठा मुखर्जी। जैसे कि आप सबको पता है कि हमारा यूनिट 5 का क्लास चल रहा है। यूनिट 5 का क्लास जून 2026 का जो एग्ज़ाम है उससे पहले हमने स्टार्ट किया था। यूजीसी नेट 2026 का जून का जो एग्ज़ाम था उससे पहले हमने क्लास स्टार्ट किया था। 3 और 4 क्लासेस शायद हो गए होंगे विवेकानंद के ऊपर। एक कंसेप्ट था, हमने पहले रिलीजियन का थोड़ा सा देखा था, फिर माया का कंसेप्ट देखा था, फिर जो वर्ल्ड का बिल्डिंग पॉइंट है, कॉस्मोस है, वो कैसे बिल्ड हो रहा है, वो सब कंसेप्ट हमने डिटेल में पढ़ा था। अब क्योंकि हमें फिर से दिसंबर के एग्ज़ाम के लिए तैयारी शुरू करनी है, तो हम फिर से जो हम क्लास हमने स्टॉप जहाँ पे किया था वहाँ से ही मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। एंड इसके साथ ही साथ मैं यूनिट 5 का ही कुछ फिलोसोफर्स है जो मैंने पहले भी बोला था, जिसका मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। एक तो जो वीकेंड में हमारा 2 क्लासेस रहता है विच इज़ अबाउट यूनिट 5 एंड यूनिट 9 लॉजिक। मैंने सोचा है कि उसके अलावा भी वो 2 क्लासेस के अलावा भी मैं एथिक्स एंड जो छोटे छोटे कुछ फिलोसोफर्स है जिनके अंदर बस 1 या 2 टॉपिक ही है, तो वो सब हम कवर कर लेंगे, ठीक है। तो जहाँ पे हमने स्टॉप किया था उसके बाद जो कंसेप्ट आता है वो है नेचर ऑफ मैन। तो उससे पहले मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि इससे पहले हमने जो जो पढ़ा था उसका थोड़ा सा मैं सम अप कर देती हूँ। मेरे चैनल में न्यू हो, ये वीडियो आप देख रहे हो, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा सम अप कर देती हूँ कि हम क्या पढ़ रहे थे, क्यों पढ़ रहे थे, तो आपको थोड़ा सा समझने में आसानी होगी। फिर तो आप जाके पुराने वीडियोस देख ही सकते हो, प्लेलिस्ट बना हुआ है वहाँ पे सारे डिटेल्स में, एकदम डिटेल्स में लाइन बाय लाइन मैंने बुक से पढ़ाया हुआ है। ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ सेपरेट नोट बना के वहाँ से पढ़ाया है, क्योंकि आप लोग ये चीज़ देख पा रहे हो कि मैं क्यों बार बार बोलती हूँ कि कंसेप्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस बार का जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन पेपर था, उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि आपको बहुत कुछ पता है, सेम एज वेल एज आपको पता भी नहीं है। इट्स लाइक कि कोई भी चीज़ एकदम ओपनली पूछी नहीं जा रही है, सब कुछ घुमा के कंसेप्ट आपको सोचना पड़ रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी सवाल देख के आप झटाक से उसका आंसर कर पा रहे हो, ऐसा नहीं है। ऐसा बहुत कम क्वेश्चन में होता होगा, इस बार भी हुआ होगा। पर इस बार इतना डेप्थ था, इससे पहले भी जितने सारे अटेम्प्ट हुए हैं, एक्चुअली 2024 के जून से जितने सारे अटेम्प्ट स्टार्ट हुए, जब से ये पीएचडी ओनली वाला कैटेगरी आया है ना, कैटेगरी 3 कैटेगरीज का जो डिवीजन आया है, तब से ही क्वेश्चन का लेवल सातों आसमान में चला गया है। तो आपको सातों आसमान तक पहुंचना पड़ेगा। देखो, मैं कोई एक्सक्यूज नहीं दूंगी, मैं किसी को ये नहीं बोलूँगी कि हाँ बहुत सवाल टफ आता है, आप कवर कर ही नहीं सकते, आप कितना भी पढ़ लो आपका नहीं होगा, ऐसा मैं नहीं बोलूँगी। क्योंकि जिन लोगों को मिल रहा है जीआरएफ वो भी इंसान है, हम भी इंसान हैं, तो अगर उनको मिल रहा है तो हमें भी मिलनी चाहिए, राइट। तो हम उस लेवल पे मेहनत करेंगे ताकि हमें वो चीज़ मिले, ठीक है। तो यहाँ पे कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, बस एक ही शॉर्ट ट्रिक है कि आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा। दिस इज अ शॉर्ट ट्रिक कि यू हैव टू कंप्लीट ऑल द सिलेबस एंड ऑल्सो के आसपास पे जो जो क्वेश्चन आ रही है उसका डीप एनालिसिस करके वो टॉपिक भी पढ़ना, ठीक है। तो मैं तो इस बार दिसंबर के अटेम्प्ट तक बहुत कुछ नया नया कराने वाली हूँ, जो मैंने सोच रखा है। आई ऑल्सो हैव 6 मंथ इन माई हैंड, तो उस हिसाब से मैं उस चीज़ को यूजफुल करने की कोशिश करूंगी आप लोगों के लिए। एंड आप लोगों को भी सोचना है कैसे आप अपना जो है जर्नी, अपना जो प्रिपरेशन है उसको और ज़्यादा अच्छे से फोर्सफुली फोकसफुली आप उसको जितना जल्दी हो सके आप कंप्लीट कर पाओ। इट्स नॉट लाइक कि होता रहेगा, इस साल नहीं तो अगले बार, दिसंबर वाला नहीं हुआ तो जून वाला नहीं हुआ तो नेक्स्ट दिसंबर वाला। नहीं नहीं नहीं, आपको दिमाग में ये नहीं सोचना है, आपको दिमाग में ये डेडलाइन सेट करनी है कि दिसंबर इस अगर जून वाला हो जाता है इस बार का 2026 का, देन इट इज़ वेल एनफ, वेरी गुड। आपको दिमाग में ये नहीं सोचना है कि इस बार जून वाला नहीं हुआ 2026 वाला तो दिसंबर में हो जाएगा, दिसंबर में नहीं हुआ तो अगले जून में हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, नो, नॉट लाइक दैट। ऐसे आप डिले करोगे तो नहीं होगा, फिर कभी भी नहीं होगा।
तो आपको दिमाग में एक माइंडसेट बनानी होगी, एक डेडलाइन देनी होगी कि दिसंबर तक ही मेरा निकलेगा। ये माइंडसेट रखो अपने में, पॉजिटिविटी रखो। देखो हमारे पास इस लेवल पे आके मास्टर्स पे बहुत सारा अच्छा मार्क्स लाने के बाद ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स है या फिर बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स है, जो मुझे भी पता है ऐसे बहुत लोगों के बारे में जो ऑलरेडी किसी कॉलेज में पढ़ाते हैं, जो पीएचडी करते हैं, स्टिल उनका नेट जेआरएफ नहीं हो रहा है, तो वो भी जेआरएफ का एग्जाम दे रहे हैं। तो इसीलिए दे रहे कि नेट तो उनका हो गया है तो वो जेआरएफ का दे रहे, पर स्टिल उनके अंदर भी ये फोकस है कि इस बार ही हमें निकालना है। तो इतना सारा काम करने के बाद भी जब वो कर पा रहे हैं और आप लोग मास्टर्स करने के बाद जब थोड़ा फोकस लगा के आप बैठे हुए हो एक चीज़ के लिए, तो अब इसको कंप्लीट करना है। जैसे मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बताया था कि कोई भी जर्नी या कोई भी काम अगर आपने उसको स्टार्ट किया है, जस्ट फिनिश दो टास्क। ठीक है, अगर आप उस चीज़ को फिनिश नहीं करोगे तो किसी को नहीं पता चलेगा आपकी जर्नी। कोई नहीं सोचेगा कि आपने कितनी मेहनत की है, कितनी रात आप जगे हो, कितना त्योहार आपने सैक्रिफाइस की है, कितनी सारी आंसू, हंसी, डिप्रेशन, प्रेशर, क्या क्या आपने फील किया है, ये किसी को पता नहीं चलेगा। जब आपके पास वो चीज़ होगी तभी लोग आपसे पूछने आएंगे कि मैम आपने कैसा किया। ठीक है, सो बी दैट 1%. You all have to be very focused at your goal. You all have to be that percent, that 1%. Okay, तो ऐसा नहीं है कि ये नहीं हो सकता। जब आप सोच लोगे ना किसी चीज़ को नहीं हो सकता तो वो होगा भी नहीं। तो फिर मैं बोलूँगी अगर आपको लग रहा है कि नहीं हो सकता तो इसको छोड़ो, दूसरे पे जाओ। अगर आपको लग रहा है कि आप कैपेबल हो, देन आपको उस चीज़ पे अपना 2000% देना है। ठीक है, एंड मैं ये सब क्यों बोल रही हूँ कि जून का एग्ज़ाम के बाद दिसंबर के लिए दिस इज़ माय फर्स्ट क्लास आई हैव बीन अपलोडिंग इन माय चैनल, तो इसलिए मैं कुछ चीज़ें स्टार्ट करने से पहले बताना मुझे लगा कि ज़रूरी है, तो इसलिए मैं ये चीज़ बता रही हूँ कि आपको अपनी जर्नी कंप्लीट करनी है। और एक चीज़ मैं सबको बोलना चाहती हूँ कि क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि कब आएगा आंसर की, कब आएगा रिजल्ट। देखो आपने एग्ज़ाम दे दिया है, राइट? अभी क्या आप किसी भी आंसर का, किसी भी क्वेश्चन का कोई भी जवाब आप चेंज कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, राइट? तो इसीलिए मैंने ये अपने एक शॉर्ट्स वीडियो में भी बोला था, एक ही काम करो, खुद पे फ़ोकस करो। अगर मान लो कि आपको लग रहा है कि इस बार हो जाएगा एंड आपके सामने कोई इंटरव्यू है पीएचडी का या फिर गेस्ट फैकल्टी का या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो आप उसके लिए भी आपको यही सब पढ़ना होगा, राइट? आपको तो यही सबसे पूछे जाएगा, आपको यही सबसे सवाल पूछा जाएगा, तो यही सब आपको करना होगा। तो आप उसके हिसाब से करो या फिर आप नेट के हिसाब से करो। आपको पढ़ते रहना है, ये सोच के नहीं बैठे रहना है 1 महीने बाद जब रिज़ल्ट आएगा तब अगर होता है अच्छी बात है, नहीं होता है तो हम फिर से स्टार्ट करेंगे। आपको एक बात अपने दिमाग में हमेशा के लिए याद रखना होगा कि आप क्या बन रहे हो, एक प्रोफ़ेसर बन रहे हो। तो चाहे आपका जेआरएफ हो जाए, चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाओ, चाहे आपको डॉक्टरेट मिल जाए, चाहे आप कितना भी सक्सेसफुल हो जाओ, ठीक है? ऐसा फिर कभी नहीं होगा कि आपको अच्छा ये हो जाएगा, मैं पढ़ाई फिर 1 महीने के लिए नहीं करूँगी, ऐसा नहीं होगा। आपको हर दिन पढ़ना पड़ेगा, आपको हर दिन खुद का नॉलेज गेन करना पड़ेगा, क्योंकि आप जिस प्रोफ़ेशन में जा रहे हो, ये प्रोफ़ेशन ही यही है। जैसे कि जो लोग कंप्यूटर के काम में जाते हैं, तो उनको कंप्यूटर में काम करनी ही पड़ेगी, राइट? तो वो क्या करते हैं, पढ़ाई हो गया अब और पढ़ना नहीं पड़ेगा, कंप्यूटर में काम करेंगे। तो पर हम पढ़ रहे हैं, हम एकेडमिक्स के लाइन में हैं, तो अगर एकेडमिक के लाइन में है तो हमको पेपर पब्लिश करना पड़ेगा, हमको पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है? मेरे ऐसे बहुत सारे सीनियर प्रोफ़ेसर हैं, जो लोग चाहे तो अभी रिटायरमेंट के बाद पढ़ाई नहीं भी कर सकते, बट स्टिल दे आर डूइंग दैट, दे आर पब्लिशिंग देयर पेपर, दे आर पब्लिशिंग देयर बुक, ठीक है? हर जगह पे सेमिनार में जा रहे हैं, लेक्चर्स दे रहे हैं, स्टूडेंट को बुला-बुला के उनको गाइडेंस दे रहे हैं।
क्यों कर रहे? क्योंकि यही उनका प्रोफेशन है। दिस इज अ मोस्ट प्योरेस्ट प्रोफेशन वी हैव एज अ टीचर। तो उस चीज के लिए आपके दिमाग में ये माइंडसेट नहीं होनी चाहिए, एग्जाम हो गया ना अब नहीं पढ़ेंगे, अब 1 महीने बाद पढ़ेंगे, नहीं। आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको डेली खुद को बेहतर बनाना पड़ेगा। ऐसा हो सकता है, मान लो पहले जैसे आप 9 घंटे या 12 घंटे या 16 घंटे पढ़ रहे थे, अभी आप उतना प्रेशर अपने आप में मत दो। अभी हो सकता है आप शायद पूरे दिन में 24 आवर्स में 8 घंटे पढ़ रहे हो, या फिर मान लो 6 घंटे पढ़ रहे हो। दैट कुड बी एडजस्टेबल। हो सकता है कि आप थोड़ा थोड़ा करके पढ़ रहे हो, क्योंकि अभी रिसेंटली आपने एग्जाम दिया है, तो ऐसा तो नहीं होगा सडनली आप पूरा सिलेबस ही भूल जाओगे कि आपने क्या पढ़ा था, कहाँ से पढ़ा था। ऐसा नहीं होता है, कभी भी नहीं होता है, राइट? तो इसलिए मेरा सबको ये सजेशन है, आपको पढ़ते रहना है। आपको बिल्कुल भी ये सोचना नहीं है अब क्या होगा, अगर मेरा हुआ तो, अगर मेरा नहीं हुआ तो। जो भी होना होगा वही होगा, आपके हाथ में वैसे भी कुछ नहीं होता है, वैसे भी कुछ नहीं होगा, राइट? तो इसलिए हमारा काम है पढ़ते रहना, नॉलेज गेन करते रहना, खुद को सुधारते रहना, हम वही करेंगे। ठीक है? चलो, हो गई बहुत सारी बातें मैंने ऑलरेडी बता दी। अब हम करते हैं अपना टॉपिक स्टार्ट। तो मैं वैसे कंटेम्पोररी इंडियन फिलोसफी में विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद जो है, उनका फिलोसफी पढ़ा रही थी। तो उनका फिलोसफी पढ़ाते पढ़ाते हमने स्टार्टिंग में ही बहुत सारे टॉपिक्स देखे, जैसे कि वो उनका जो अद्वैत वेदांतों का कंसेप्ट है, या फिर अद्वैत वेदांतों से वो जैसे इन्फ्लुएंस्ड है, वहाँ से इन्फ्लुएंस होके प्रैक्टिकल वेदांत बनाया। फिर उनका मेटाफिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू देखा। फिर वो जो गॉड है, जो बिंग है, उस चीज़ को कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं वो हमने देखा। फिर जो गॉड का एग्जिस्टेंस है उसको कैसे वो प्रूफ कर रहे हैं वो हमने पढ़ा है। उसके बाद जो हमारा ये गॉड का कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह है वो तो उसके साथ ही अटैच है। एंड उसके बाद जो हमारा ये वर्ल्ड है उसका नेचर कैसा है, कॉस्मोस कैसा है, जिसपे हम बीइंग, फिर जो हमारा टाइम स्पेस है वो, फिर हमारा जो वर्ल्ड है, कॉस्मोस है, उस चीज़ के बारे में पढ़ रहे थे। फिर हमने जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट फेमस जो थ्योरी ऑफ माया है, या फिर जो प्रैक्टिकल वेदांतों के पॉइंट ऑफ व्यू से माया का कंसेप्ट विवेकानंदों ने दिया है वो पढ़ा है। ठीक है? तो उसके बाद अब हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ मैन, मतलब जो ह्यूमन बीइंग है उनका नेचर कैसा है, ये अब हम पढ़ेंगे। ठीक है? चलो, अब हम स्टार्ट करते हैं ये पढ़ना। ओके, देख क्या बोला जा रहा है। Some anthropologists have claimed that the origin of religious thought lies in some form of animism. The primitive man found himself unable to explain the phenomena of dream, unconsciousness, and death. ओके, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि कुछ कुछ जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट है वो क्लेम करते हैं कि जो एनिमिज्म है ना, तो इस एनिमिज्म का कोई ना कोई एक फॉर्म है जिसके अंदर से, या जिसके बिहाफ से ही, वहाँ से ही एक्चुअली हमारा ये जो रिलीजियस थॉट है उसका ओरिजिन या फिर उसका सोर्स उसके अंदर ही है। ठीक है? सो जो प्रिमिटिव मैन है, जो एकदम आदिम मानव जिसको बोला जाता है, आदिम मानव, तो वो जब उन्होंने जब कुछ ड्रीम देखा था, ठीक है? कुछ पहले उन्होंने कुछ ड्रीम देखा, फिर उन्होंने अनकॉन्शियसनेस, फिर डेथ। तो ये जो सारे स्टेजेस है ना, ड्रीम आप कौन से स्टेज में देखते हो? ड्रीम आप मतलब कॉन्शियसली देखते हो या सबकॉन्शियस माइंड में देखते हो? ड्रीम कभी भी हम कॉन्शियस माइंड में नहीं देखते। ठीक है? ये फ्रॉइड का थ्योरी अगर आपने पढ़ा है या फिर कभी भी आपने सुना है तो आपको पता होगा कि ड्रीम जो स्टेट है वो कभी भी हमारा कॉन्शियसली नहीं होता है। कॉन्शियसली कौन सा, कॉन्शियसनेस कौन सा स्टेज है? हम अभी जो बात कर रहे हैं, या फिर मान लो कि आई एम कम्युनिकेटिंग विथ एनी अदर पर्सन और एनी वन, हाँ, विथ एनी वन। तो वहाँ पे क्या होगा कि मैं उसके साथ कम्युनिकेट कर रही हूँ, तो मैं कॉन्शियसली, मान लो कि मुझसे कोई सवाल पूछा जा रहा है तो मैं उसका जवाब दे रही हूँ। फिर मैंने कुछ बोला तो उसका जवाब वो दूसरा पर्सन दे रहा है। तो दिस इज कॉन्शियसली वी आर कम्युनिकेटिंग। जैसे मैं अभी पढ़ा रही हूँ तो मैं कॉन्शियसली पढ़ा रही हूँ कि मैं क्या पढ़ा रही हूँ, आई नो कि मैं कौन सी चीज क्या बोल रही हूँ, राइट? पर अनकॉन्शियसली क्या होता है
तो जब हम स्लीपिंग मोड में होते हैं तो क्या होता है, जब हम सोते हैं ना तो बोला जाता है कि सोने से पहले वी आर एक्टिंग टू बी फॉल एस्लीप। तो हम पहले एक्ट करते हैं ऐसा कि हम सो रहे हैं या फिर आँख बंद करके हम सोने की कोशिश करते हैं। मान लो जिन लोगों को सोने में दिक्कत होती है या फिर जो लोग सोने के लिए दवाई लेते हैं, स्लीपिंग पिल्स लेते हैं, तो उनको थोड़ा-सा दिक्कत होता है सोने में। तो जब आपको सोने में दिक्कत होता है तो ड्रीम आपको कैसे आएगी, राइट? आप अगर कॉन्शियसली तो ड्रीम नहीं देखते हो। अगर कॉन्शियसली आप ड्रीम देख रहे हो तो दैट इज डे ड्रीमिंग, दैट इज नॉट प्योर ड्रीमिंग। ओके, तो ड्रीम कौन से स्टेट में होता है? जब हमारे हाथ में कंट्रोल में चीजें नहीं होती है तभी तो ड्रीम होता है, तभी तो उसको हम सपना बोलते हैं। सपना किसको बोलते हैं? मैं बोल रही हूँ, मान लो कि मेरा सपना है कि मैं शाहरुख खान के साथ पिक्चर लूँगी, तो दैट इज़ माय सपना, मीन्स वो रियलिटी में अभी तक हुआ नहीं है, सो दैट इज़ माय ड्रीम, राइट? तो ये जो ड्रीम है, ड्रीम मतलब जो अभी तक कॉन्शियसली हैपन नहीं हुआ है रियल वर्ल्ड में। तो हम जब ड्रीम देखते हैं तो जब हम सोते हैं हम कॉन्शियसली सोते हैं, राइट? फिर हम थोड़ा-सा आँख बंद करके काइंड ऑफ मेडिटेशन और समथिंग लाइक बैक काउंटिंग करके हम सोने की कोशिश करते हैं। अब सोते-सोते हम एक्चुअली में सो ही जाते हैं, ठीक है? तो जब हम सो गए, पहले तो हम कॉन्शियस स्टेट में थे, फिर धीरे-धीरे हम अनकॉन्शियस स्टेट में जाते हैं, ठीक है? अब जब थोड़ी देर या कुछ घंटे बीत जाने के बाद हमारा जो स्टेज होता है सोने का, दैट इज़ सबकॉन्शियस, जहाँ पे हम बोलते हैं कि वी आर एक्टिवेटिंग आवर सबकॉन्शियस माइंड। तो सबकॉन्शियस माइंड यूजुअली आपका काम नहीं करता। वो तभी काम करता है जब आपका कॉन्शियस माइंड सो जाता है या फिर कॉन्शियस माइंड ऑफ हो जाता है, क्योंकि जब तक हम जगे हैं हम तो कॉन्शियसली सब कुछ कर रहे हैं, राइट? बट सबकॉन्शियस माइंड तभी कंट्रोल में आता है जब अनकॉन्शियस एंड कॉन्शियस माइंड का थोड़ा सा पावर कम हो जाता है। तो तब आप जो सपना देखते हो, आप जो चीज़, मान लो कि ऐसा बहुत सारे इच्छाएं होती हैं इंसानों की जो वो किसी से बयान नहीं करती, तो वो सारी चीज़ें सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर या फिर सबकॉन्शियस माइंड से हम उस चीज़ को ड्रीम में देखते हैं। ऐसा बोला जाता है कि जब भी हम सोते हैं तो एटलीस्ट हम डेली डेली बेसिस पे एटलीस्ट हम 7 to 8 ड्रीम्स देखते हैं, जिसमें से एक आधी ड्रीम शायद हमको याद रहती है, ठीक है? तो जैसे ऐसा बहुत बार होता है कि हमने कुछ बहुत बुरा सपना देखा है एंड वो चीज़ की वजह से हमारा नींद टूट गया। फिर हम देखते हैं कि सुबह हुआ है या नहीं, क्योंकि माना जाता है कि सुबह का जो सपना होता है वो सच होता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि सुबह का जो टाइमिंग होता है ना, मतलब 3:33 AM टू जो 5:30 और 4:30, तो वो जो मुहूर्त होता है दैट इज़ एक्चुअली कंसिडर्ड एज़ ब्रह्म मुहूर्त। ओके, तो 5 बजे तक या साढ़े 6 बजे तक है शायद। आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट शायद वही टाइमिंग है। 3:30 AM से स्टार्ट होता है, इतना मुझे पता है। तो इसलिए बोला जाता है सुबह का सपना सच होता है, बिकॉज उस टाइम पे ना यूनिवर्स में हाईली हाईली एनर्जी रहती है, ठीक है? हाई एनर्जी, हाई पावर रहती है। तो वो जो मैग्नेटिक पावर है, तो उस टाइम पे ऐसा इसलिए बोला जाता है कि जो सुबह का हम सपना देखते हैं वो सच हो जाता है। तो हम देखते हैं जल्दी से कि कहीं अभी 5 तो नहीं बज रहा है, कहीं अभी 6 तो नहीं बज रहा है। तो अगर हम देखें नहीं, नहीं अभी तो 1 डेढ़ बज रहा है, तो हम फिर सो जाते हैं, राइट? तो फिर वो जो बुरा सपना आपने देखा तो वो आपने क्यों देखा? मान लो कि मैं अपने सपने पे ऐसा देख रही हूँ कि कोई मेरे पीछे कोई अ, टाइगर या फिर कोई एक जानवर पड़ा हुआ है। तो क्या इस चीज़ से मुझे फ़ियर है यूजुअली अपने लाइफ़ में, या फिर कभी-कभार ऐसा भी होता है कि हम कोई मूवी देखे हैं सोने से पहले जो डरावनी हो, जो हॉरर मूवी हो, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो सबकॉन्शियस माइंड कैसा काम करता है कि मान लो कि मेरे मन में कोई थॉट्स था, ये बहुत टाइम से जमा होते-होते एक टाइम में रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है? और जब तक आप कॉन्शियस हो तब तक आपका सबकॉन्शियस माइंड काम नहीं करेगा। सबकॉन्शियस कब होगा? एंड सबकॉन्शियस माइंड को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, ठीक है?
वो आपकी सोच है, आप जो अपने 24 आवर्स में आप जो काम कर रहे हो, जो सोच आप रख रहे हो, वेदर इट इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव और व्हाटएवर इट इज़, उस चीज़ को भी वो रिफ्लेक्ट करता है, क्योंकि उसको उतनी समझ नहीं है सबकॉन्शियस माइंड को, ठीक है? मैं कॉन्शियस, अनकॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड की बात कर रही हूँ, मैं ईगो की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है? डोंट कंफ्यूज दिस कंसेप्ट विथ ईद एंड ईगो, दैट इज़ अ सेपरेट कंसेप्ट फ्रॉइड का, ठीक है? वो अगर हम कभी भी पढ़ेंगे साइकोलॉजिकल फिलोसफी तो वहाँ पे मैं उसको डिस्क्राइब करूँगी, पर अभी फिलहाल मैं कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस माइंड की बात कर रही हूँ, ठीक है? तो इस माइंड का स्टेज में जाता है, ठीक है? तो जब हमारा कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस माइंड सो जाता है या फिर वीक पड़ जाता है, तभी सबकॉन्शियस पावरफुल होता है। तो यहाँ पे देखो बोला जा रहा है कि जो हमारा आदि मानव लोग थे, तो वो क्या करते थे, दे वर एक्चुअली फाउंड himself unable to explain the phenomena of dream, unconsciousness and death। तो वो लोग ये जो फेनोमेना है, ये जो कुछ इवेंट्स है ना, लाइक ड्रीम, सपना, अनकॉन्शियसनेस, डेथ, इस चीज को वो लोग एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। So he was forced to believe that the real man was not the man that was apparently seen, moving and living। तो विवेकानंद क्या बिलीव करते थे, या फिर ही वॉज फोर्स टू बिलीव, वो एक्चुअली फोर्स थे इस चीज को बिलीव करने के लिए कि जो रियल मैन है, जो रियल इंसान है, मैन मतलब यहाँ पे मेल या फीमेल की बात नहीं हो रहा है, मैन मतलब ह्यूमन बीइंग, ओके? सो रियल जो ह्यूमन बीइंग है, दैट वाज नॉट द मैन जो अपरेंटली हम देखते हैं, जो चल रहा है, जो जी रहा है जिंदगी को, वो रियल मैन नहीं है। देन कौन है रियल मैन? This crude idea about the mysterious being started taking shape as man's capacity to think and speculated the grew. So that is why Vivekananda says that it was the main object of inquiry for the Upanishads. The Katha Upanishad begins with the inquiry: when a man dies, there is a dispute. One party declares that he has gone forever. The other insists that he is still living, which is true। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो ये जो आइडिया है कि कौन है रियल ह्यूमन बीइंग, जो हम देखते हैं चल रहे हैं, फिर रहे हैं, जी रहे हैं, वो है रियल मैन। तो इस चीज़ को लेके थोड़ा सा मिस्टीरियस आइडिया होने लगी, मिस्टीरियस बातें होने लगी, किन लोगों के बीच में, प्रिमिटिव इंसानों के बीच में, मतलब आदि मानव के बीच में। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, हम नेचर ऑफ मैन पढ़ रहे हैं, तो हम एकदम बैक बैक ऑफ द स्टोरी, जहाँ से पूरे ह्यूमन बीइंग की स्टार्टिंग है, वहाँ से बात कर रहे हैं। तो कौन से ह्यूमन बीइंग से अपना जो है फिलोसफी स्टार्ट कर रहे हैं, जो आदिम मानव है उन लोगों के टाइम से, ठीक है? तो फिर उन लोगों के बीच में थोड़ा सा कंफ्यूजन होने लगा, उनको थोड़ा सा कंफ्यूजन होने लगा इस आइडिया को लेके। फिर जो हमारा ह्यूमन बीइंग है, उनका क्या कैपेसिटी है किसी चीज़ को सोचने का, किसी चीज़ को स्पेकुलेट करने का, आगे बढ़ने का, क्या उनका कैपेसिटी है। तो इसीलिए विवेकानंद ने बोला कि हमारा जो उपनिषद है ना, तो वहाँ पे भी ये एक ऑब्जेक्ट है, मेन ऑब्जेक्ट है इंक्वायरी का। कौन से उपनिषद में? कथा उपनिषद में ये चीज़ स्टार्टिंग में बताई गई है, ये इंक्वायरी स्टार्टिंग में हुई है। क्या कि जब कोई इंसान मरता है, व्हेन अ मैन डाइज देयर इज अ डिस्प्यूट। तो जब कोई इंसान मरता है, जिसका डेथ होता है, तो फिर क्या होता है, वहाँ पे एक डिस्प्यूट होता है, ठीक है? एंड वन पार्टी डिक्लेयर्स दैट ही हैज़ गॉन फॉरएवर। तो कुछ लोग बोलते हैं कि वो हमेशा के लिए चले गए हैं, एंड कुछ लोग बोलते नहीं नहीं, वो हमेशा के लिए नहीं गए हैं, वो अभी भी जिंदा है। तो विच वन इज ट्रू, ये क्वेश्चन उपनिषद में ऑलरेडी पूछी गई है। तो हमें पता है कि इंडियन ट्रेडिशन में ये एक बहुत फेमस कंसेप्ट है गॉड का, जैसे सोल का, ठीक है? देन आफ्टर लाइफ, बिकॉज वेद उपनिषद में आफ्टर लाइफ के बारे में बहुत सारे स्टडीज है, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट उपनिषद में बहुत सारे ऐसे थ्योरीज है जो हमें
मानने में मजबूर कर देते हैं ऑब्वियसली कि आफ्टर लाइफ करके कोई चीज़ है, ठीक है? मर जाने के बाद भी लाइफ होती है। हमने थ्योरी ऑफ कर्मा में भी पढ़ा है कि जब तक प्रारब्ध कर्म का फल हमारा कंप्लीट नहीं होता है, तब तक हमारा रीबर्थ होते रहता है। तो ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट हमने पढ़ा हुआ है। तो इसीलिए विवेकानंद इस कोट को मेंशन करते हैं जो कठोर उपनिषद पे बोला गया है कि कुछ लोग बोलते हैं कि इंसान अगर कोई भी इंसान अगर डेथ हो गया है मतलब वो इस दुनिया से चला गया है, एंड सम ऑफ पीपल आर टेलिंग कि नहीं ऐसा नहीं है, अगर वो उसका डेथ भी हो रहा है स्टिल ही इज लिविंग। तो फिर हम किस चीज़ को बिलीव करें, किस चीज़ को हम माने, कौन सा चीज़ सही है, हमें कैसे पता चलेगा, ठीक है? तो इस क्वेश्चन को उन्होंने हाईलाइट किया। सो ही हिमसेल्फ ट्राइज टू आंसर द क्वेश्चन बाय सेइंग, तो विवेकानंद खुद से इस सवाल का आंसर देने की कोशिश कर रहे हैं। क्या क्या बोल रहे वो? टू पोजीशन रिमेन टू मैनकाइंड, वन इज टू बिलीव with the nihilist that all is nothing, that we know nothing, that we can never know anything either about the future, the past, or even the present. Then there is one other position, to seek for an explanation, to seek for the real in this body, which is an aggregate of molecules of matter. Is there anything which is real? तो वो क्या बोल रहे हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। विवेकानंद का क्या एक्सप्लेनेशन है इस क्वेश्चन के बिहाफ पे? तो बोल रहे हैं कि ये जो दो पोजीशन के बारे में बात किया गया है, तो ये दोनों ही पोजीशन ह्यूमन बीइंग के अंदर होता है। तो कुछ लोग ये बिलीव करते हैं, जो लोग निहिलिस्ट है मतलब शून्यवादी है, तो वो लोग ये चीज़ बिलीव करते हैं कि ऑल इज नथिंग, सब कुछ ही नथिंग है, हमें कुछ भी नहीं पता है, हमें कुछ भी नहीं पता है अपने फ्यूचर के बारे में, अपने पास्ट के बारे में, नॉर इवन अपने प्रेजेंट के बारे में, ठीक है? तो हम किसी भी चीज़ पे श्योर नहीं बोल सकते। देखो, हमें नहीं पता कि कल टुमारो हम जिंदा रहेंगे या नहीं, वी डोंट नो, ठीक है? तो इस बात का क्या कोई भी इंसान कितना भी रिचेस्ट हो, कितना भी नॉलेजेबल हो, कोई भी इंसान क्या गारंटी देके आपको बोल सकता है कि आप कल भी जिंदा रहोगे? कोई नहीं बोल सकता, इवन इवन आपको भी नहीं पता। तो इसी प्रॉब्लम को लेके तो एग्जिस्टेंशियलिज्म में बात किया जाता है, खुद के एग्जिस्टेंस को लेके हम डाउट में रहते हैं, क्या पता कल जिंदा रहेंगे या नहीं, क्या पता कल हो ना हो, राइट? सो ये जो चीज़ है, मतलब हमें नहीं पता हमारी फ्यूचर क्या होने वाली है, इसलिए नहीं बोला जाता कि आप जो भी कर रहे हो, आप जिस भी सिचुएशन में हो, जितना भी बुरा हो रहा है आपके साथ, जितना भी बुरा आपका सिचुएशन हो, बट यू हैव टू बी केयरफुल। किस लिए? कि आप अभी भी जिंदा हो, आप अभी भी केपेबल हो वो सारी चीज़ों को करने के लिए जो शायद बहुत सारे लोग करना चाहते थे, पर उनके किस्मत में शायद नहीं हुआ, शायद वो लोग और इस दुनिया में नहीं है, राइट? ऐसा भी हो सकता है। तो यही चीज़ के बारे में, ये जो रियलिटी है ना, मुझे एक चीज़ बहुत अच्छा लगता है पर्सनली, कि ये जो कंटेम्पोररी फिलोसोफर्स है, तो ये लोग इतने रियल एंड रियलिटी टॉपिक को लेके बात करते हैं ना, विच वॉज इम्प्रेसिव, ठीक है? मुझे बहुत अच्छा लगता है इनका थॉट। फिर जो रिसेंट वेस्टर्न फिलोसफी में जो टॉपिक्स को लेके, लैंग्वेज के बारे में बात किया गया है, दिस ऑल आर वेरी रियलिस्टिक टॉपिक। ऐसा नहीं है कि इंडियन वेस्टर्न फिलोसफी में रियलिस्टिक टॉपिक नहीं है, पर ये जो चीज़ ये हम यूजुअली भी फील करते हैं ना, यूजुअली भी हमें नहीं पता कल कौन जिंदा रहेगा। ऐसे बहुत सारे होते हैं, आप मान लो कि आज आप किसी से मिले हो, कल ही उसका डेथ हो गया है, ऐसा तो हमेशा होता है। किसी की लाइफ की क्या, आपकी खुद की लाइफ की आपको नहीं पता, आप कौन सा दिन आपका आखिरी दिन होगा, राइट? कौन सा काम आप आखिरी करोगे। अगर आपको पता हो जाता तो फिर आप उस हिसाब से अपना लाइफ डिजाइन कर लेते ना। हम जैसे रूटीन बनाते हैं, सुबह पढ़ेंगे वेस्टर्न फिलोसफी, रात को पढ़ेंगे इंडियन फिलोसफी, फिर हम पीवाई को करेंगे,
फिर हम मॉक टेस्ट देंगे, फिर हम थोड़ा-सा यूट्यूब पे क्लास करेंगे, तो हम जैसे शेड्यूल बना लेते हैं। अगर हमें पता होता कि ये वाला दिन हमारा लास्ट होगा या फिर आज से कुछ साल बाद हम मरेंगे या फिर आज से 100 साल बाद हम मरेंगे, तो उस हिसाब से हम अपना 100 साल की ज़िंदगी डिज़ाइन कर लेते हैं। तो इसीलिए कुछ-कुछ चीज़ें ना प्रेडिक्टेबल ना होना भी अच्छी बात है। तो यही सेम चीज़ मैं जो हम पढ़ रहे हैं, यही सेम चीज़ मैं बोलना चाहूँगी आप लोगों के लिए भी, आपके रिज़न के लिए भी। ज़्यादा प्रेडिक्टेबल मत हो, ठीक है? कुछ चीज़ें छोड़ दो, अपने हालात पे छोड़ दो, जो लिखा हुआ होगा या फिर जो होना होगा वही होगा। ज़्यादा प्रेडिक्शन करके अपना दिमाग का दही मत बनाओ, क्योंकि क्या होता है ना, एक तो इतना एग्ज़ाम का प्रेशर होता है, पढ़ाई का प्रेशर होता है, ये सब के बाद क्या होगा रिज़ल्ट, उसका एक अलग टेंशन होता है। तो उस चीज़ को छोड़ दो, थोड़ा-सा रिलैक्स हो जाओ, चीज़ें सही होनी होगी तो सही हो जाएगी, अगर सही नहीं भी होनी होगी ना, तो हम कर लेंगे सही। ये माइंडसेट रखो, ठीक है? पॉज़िटिव माइंडसेट रखो, ओके। तो हम बैक आते हैं, क्या बोला जा रहा है? फिर विवेकानंद एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो 2 पोजीशन के बारे में बात किया गया है, दोनों पोजीशन ही करेक्ट है। क्यों? क्योंकि एक तरफ अगर हम शून्यवादी की तरफ से देखते हैं, तो हमारा जो पूरा वर्ल्ड है, सब कुछ है, वो सब कुछ ही क्या है? नथिंग, सब कुछ ही ज़ीरो है, सब कुछ ही शून्य है। तो हमें कुछ भी नहीं पता कि हम अभी क्या करने वाले हैं, कुछ सेकंड बाद क्या होने वाला है हमारे साथ, कल क्या होने वाला है, फ्यूचर का, प्रेजेंट का, पास्ट का, कुछ भी हमें नहीं पता, राइट? तो ये एक पोजीशन है, एक साइड है। एंड दूसरे पोजीशन में क्या बोला जा रहा है? दूसरे पोजीशन में बोला जा रहा है टू सीक फॉर एन एक्सप्लेनेशन, टू सीक फॉर द रियल इन दिस बॉडी विच इज एन एग्रीगेट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ मैटर। तो बोला जा रहा है दूसरे पोजीशन में, एक पॉइंट में ये बोला गया कि सब कुछ ही हमें कुछ भी नहीं पता है, ठीक है, सब कुछ ही शून्य है, निहिलिस्ट के तौर पे बोला गया। एंड दूसरे पोजीशन में ये बोला गया, एक्सप्लेनेशन मांग रहे हैं, हम रियल चीज़ों को मांग रहे हैं कि ये जो हमारा बॉडी है, ये एक्चुअली मॉलिक्यूल्स ऑफ मैटर से बने हुए हैं, ठीक है? तो अगर ये मॉलिक्यूल्स ऑफ मैटर मैटर से बने हुए हैं, तो क्या इसमें कुछ भी रियल है? इज देयर एनीथिंग विच इज रियल? कुछ भी क्या रियलिटी में, रियल में एग्जिस्ट करता है? अगर हमारा बॉडी, हमें पता है कि जो हमारा 5 एलिमेंट्स है, पंचभूत है, क्षिति आप तेज मरुद वम, तो ये जो पंचभूत है, तो इससे हमारा शरीर बनता है। तो अगर हमारा ये जो बॉडी है, ये मॉलिक्यूल्स ऑफ मैटर है, तो इज देयर एनीथिंग विच इज रियल? तो ये सवाल पूछ रहे हैं। सो विवेकानंद seeks for the real in his own way. According to him, the real in man is a sort of concentration of spiritual energy. Man, according to him, is a spirit. तो क्या बोला जा रहा है कि हमारा जो रियल मैन है, वो विवेकानंद के हिसाब से क्या है? वो एक्चुअली अ कंसेंट्रेशन ऑफ स्पिरिचुअल एनर्जी। तो मैन जो है, ह्यूमन बीइंग जो है, वो क्या है? वो एक स्पिरिट है, एक स्पिरिट है। सो ये वर्ड जो स्पिरिट है, इस वर्ड का एक नेगेटिव इम्पोर्ट भी है, एक पॉजिटिव इम्पोर्ट भी है, ठीक है? सो यूजुअली द नेगेटिव इम्पोर्ट इज गिवन मोर प्रोमिनेंस. It is believed that the spiritual is not the ordinary, is different from the empirical. तो नेगेटिव, ये जो स्पिरिट वर्ड है, ये इसका एक नेगेटिव व्यू है एंड इसका एक पॉजिटिव व्यू है। तो नेगेटिव व्यू में क्या बोला जा रहा है कि नेगेटिव व्यू में ये एक्चुअली ज़्यादा प्रोमिनेंस है। यहाँ पे ये बिलीव किया जा रहा है कि स्पिरिचुअलिटी जो है, या फिर स्पिरिचुअल जो है, आध्यात्मिकनेस जो है, दैट इज नॉट द ऑर्डिनरी। ये एक ऑर्डिनरी चीज़ नहीं है, ये एक हर किसी के बस में, या फिर ऑर्डिनरी पीपल के लिए, या फिर ऑर्डिनरी सब करेंगे, ऐसा नहीं है। सो इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम एम्पिरिकल। ये जो एम्पिरिकल चीज़ है, उससे थोड़ा सा अलग है। एम्पिरिकल मतलब क्या है? जो हमारा एक्सपीरियंस से कोई भी अगर नॉलेज आ रहा है, एक्सपीरियंस बेस्ड कुछ भी है, दैट इज एम्पिरिकल. So Vivekananda would not reject this implication of the word spiritual. तो विवेकानंद ने ये जो वर्ड है स्पिरिचुअल, इसको उन्होंने रिजेक्ट नहीं किया है. सो मैन इज नॉट व्हाट ही ऑर्डिनरीली appears to be. Over and above this, Vivekananda also asserted that man is spiritual in positive terms also.
तो क्या बोला जा रहा है कि ह्यूमन बीइंग जो है ऑर्डिनरीली जैसा आता है, जैसा दिखने में आता है, वैसा एक्चुअली नहीं है, ठीक है। तो नेगेटिव इम्पोर्ट में यही बताया जा रहा है कि जो हमारा ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, या फिर जो स्पिरिचुअल वर्ड बोला जा रहा है कि मैन जो है वो एक स्पिरिट है, एंड जो स्पिरिचुअल वर्ड बोला जा रहा है वर्ड, वो वर्ड ऑर्डिनरी लोगों के लिए यूज नहीं होता है, क्योंकि वो एम्पिरिकल वर्ड के साथ सिमिलर नहीं है। तो विवेकानंद ने इस वर्ड को रिजेक्ट नहीं किया है, उन्होंने बस ये बोला है कि जो ह्यूमन बीइंग हम देखते हैं डेली, जो हमारे सामने ऑर्डिनरीली अपीयर्स होता है, वो एक्चुअली रियल ह्यूमन बीइंग नहीं है, ठीक है। उस ह्यूमन बीइंग के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। Okay, so over and above this, Vivekananda also assert that man is spiritual in positive terms also. अब बोला जा रहा है पॉजिटिव टर्म में, मैन जो स्पिरिचुअल है उस चीज को पॉजिटिव टर्म में बोला जा रहा है। अब तक मैन जो स्पिरिचुअल है या फिर स्पिरिचुअल टर्म को नेगेटिव टर्म में हम या फिर नेगेटिव व्यू में बोल रहे थे, ओके। अब पॉजिटिव में क्या बोला जा रहा है, देखो पॉजिटिव में बोला जा रहा है बिकॉज ही रिप्रेजेंट some aspiration and urges which only he is capable of having. He has devoted much time and energy in trying to determine the spiritual dimension of man. His emphasis on spirituality is so great that even the bodily aspect of man gets spiritualized. तो फिर क्या बोला जा रहा है पॉजिटिव वे में कि जो जो स्पिरिचुअलिटी है, ठीक है, तो वो क्या है, वो एक्चुअली एक एस्पिरेशनल या फिर एक अर्ज है, जो एक्चुअली विच ओनली ही इज कैपेबल ऑफ हैविंग, जो बस ह्यूमन बीइंग के पास ही हो सकता है, ठीक है। क्योंकि ये जो स्पिरिचुअलिटी है या फिर स्पिरिचुअल नेचर है, वो ह्यूमन बीइंग के पास ही हो सकता है, ओनली ही इज कैपेबल ऑफ हैविंग। क्यों? क्योंकि ह्यूमन बीइंग के पास ही कुछ एस्पिरेशन, कुछ अर्ज है उस चीज तक पहुंचने का। सो उनके पास डिवोटेड है मच टाइम एंड एनर्जी इन ट्राइंग टू डिटरमाइन द स्पिरिचुअल डायमेंशन ऑफ मैन। तो उनके पास उन्होंने साधना की है, उन्होंने डिवोट किया है, एंड उनके पास मच टाइम है, मच एनर्जी है टू ट्राइंग टू डिटरमाइन कि स्पिरिचुअल जो डायमेंशन है ह्यूमन बीइंग का, वो एक्चुअल में क्या है। एक्चुअल में वो एम्फसाइज कर रहे हैं स्पिरिचुअलिटी में, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी के ऊपर। एंड जो चीज़ बहुत ही ग्रेट है, इवन इफ द बॉडीली एस्पेक्ट ऑफ मैन गेट स्पिरिचुअलाइज्ड। ये जो स्पिरिचुअलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं विवेकानंद, तो उन्होंने इस चीज़ पे इसलिए एम्फसाइज किया है बिकॉज ये एक्चुअली बॉडीली जो एस्पेक्ट है, बॉडीली एक्सपेक्ट है, ह्यूमन बीइंग का जो बॉडीली एक्सपेक्ट है, उससे भी ये स्पिरिचुअलाइज्ड हो रहे हैं, ठीक है। तो एक्चुअली जो ह्यूमन बीइंग का स्पिरिचुअलिटी है, उसका जो एरिया है, वो दिखाने के लिए या फिर वो समझाने के लिए विवेकानंदों ने अपना बहुत टाइम, बहुत पावर, बहुत एनर्जी ने इन्वेस्ट किया है इसमें से। एंड उन्होंने उनका जो ये स्पिरिचुअलिटी है उसके ऊपर इतना ज़्यादा उन्होंने प्रायोरिटाइज इसीलिए किया है क्योंकि यही एक्चुअल में ह्यूमन बीइंग का जो बॉडीली स्पिरिचुअलिज्म है या फिर स्पिरिचुअलाइज्ड नेचर है, उस चीज़ को रिफ्लेक्ट करता है। तो इसीलिए उन्होंने इस पर ज़्यादा फोकस दिया है। अब यहाँ पे हम कुछ पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि फिजिकल नेचर क्या है मेन का, ह्यूमन बीइंग का, स्पिरिचुअल नेचर क्या है ह्यूमन बीइंग का, हम देखेंगे, ठीक है। ओके, देखो तो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा नेचर ऑफ मैन तक हमने पढ़ा, ठीक है। तो नेचर ऑफ मैन तक पढ़ा। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं फिजिकल नेचर ऑफ मैन एंड स्पिरिचुअल नेचर ऑफ जो मैन है उसको इसके साथ अटैच करके पढ़ाऊंगी, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम के बाद ये हमारा पहला क्लास है, तो इसलिए मैं अभी थोड़ा सा ही टॉपिक मैंने पढ़ाया। पहले आप अगर नए हो मेरे चैनल में तो पहले जाके आप थोड़ा सा पुराना जो वीडियोस है वो डिटेल में आप देख लो, उसके बाद आपको ये वाला कंसेप्ट भी थोड़ा सा समझ में आएगा। जो चीज़ मैं बोल रही हूँ ना, जिन्होंने पहले से देख रखी है उनको तो समझ में आ ही रही है, पर जिन्होंने नहीं देखा है तो उनके लिए भी मेरा सजेशन है आप पहले पुराना वाला वीडियो देख लो, तो आप क्या होगा कि आपको जल्दी से ये चीज़ समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो
तो मैं फ्राइडे को जो फिजिकल नेचर ऑफ मैन है एंड स्पिरिचुअल नेचर ऑफ मैन है उस चीज़ को डिटेल्स में कराऊंगी, एंड अगर हो सके तो नेक्स्ट टॉपिक पे भी जाएंगे। अगर वीडियो में ज़्यादा लॉन्ग नहीं हुआ 3-4 घंटे का, तो फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे भी चले जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।